देख रहे हैं फिल्म चिल। आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका नाम है आरजे सुमित। तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो सर आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की एज आरजे? ऑनेस्टली कहूँ तो जर्नी जब मैंने शुरू करी तो मैंने लाइव वायर्स के थ्रू मैंने शुरू करी थी। मैं भी आपके जैसे इंटर्न था। इंटर्नशिप से करते करते फिर मुझे ऑडिशंस मिले। ऑडिशंस में अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई भी आरजे ऑडिशंस के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑडिशन में ही आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ ऑडिशंस होते हैं जहाँ पे आपको जाकर आपका टैलेंट दिखाना होता है। सो मेरे साथ यूँ हुआ, एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। मैं 91.1, 92.7, 93.5 फिर काफ़ी, जैसे कि आप लोग को पता है कि कितने एफएम चैनल्स हैं, मैं सभी पर गया। सभी पर मेरा कहीं पर भी कुछ हो नहीं पा रहा था और इसी के साथ मैं थोड़ा सा ना लो हो गया था कि क्या होगा। फाइनली मैंने इतना कोर्स करा, सर्टिफिकेशन पाई मैंने रेडियो जॉकी की, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। सो फाइनल 104 था मेरे लिए, जिसके ऑडिशंस के आ गए थे मुझे नोटिफिकेशंस। तो मैं गया वहाँ पे और ऑनेस्टली तब मेरे लिए वो लास्ट स्टेज था कि करना है तो यहीं करना है, वरना तो आगे मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड होती है हर एक आरजे के लिए। जब भी अभी समझो, टेक एन एग्जांपल, आप समझो अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपने करा है तो ठीक 2 महीने बाद आफ्टर 60 डेज आपको वापस बुलावा आएगा अगर ऑडिशंस आएंगे तो कूलिंग ऑफ का पीरियड रहता है, 60 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है। तो वो मुझे सेट था, वो मुझे पता था कि अगर करना है तो अभी करना है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इट्स लाइक कुछ नहीं। सो लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ स्टेज, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म, और वहीं पर ही मेरा फाइनल स्टेजेस पे सिलेक्शन हो गया। फिर 3 महीना इंटर्नशिप था और 3 महीने के बाद मुझे एक शो मिला गया जो कि है अनोखी बातें, जो कि आप सब लोग यहाँ पे सुनते हो मेरे साथ। तो सर आपने वो किया, तो आप अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज करते हो? बिकॉज आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का जो शो आप करते हो प्लान, तो वो कैसे प्लानिंग करते हो आपकी आपके लिसनर आपको उतना टाइम तक सुनते ही रहे? जी। क्या होता है, अभी आपको जब आप शो स्टार्ट करते हो, अभी समझो टेक एन एग्जांपल, अगर आपका कोई मॉर्निंग शो हो या मिड शो हो या तो फिर ड्राइव शो, मैं ड्राइव शोज करता हूँ, तो एक थीम सेट रहती है जहाँ पे लिसनर्स को आप ऑलरेडी इंगेज कर देते हो। आप जब प्रमोट करते हो आप अपना शो, ठीक है, जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उनको पता चल जाता है कि ये थीम क्या है, कि किस हिसाब का ये शो होगा, कौन से गाने बजेंगे उस पे। और इसी के साथ आपको ये भी एक एक अब जब भी आरजे को सुनते हो आपको समझ में आता है एक कि क्या ये बोलने वाला है, इसका शो किस हिसाब से होगा, ड्राइव शो है, गाने क्या किस हिसाब से प्ले होंगे। तो हमेशा एक आवाज़ ही एक छवि बना देती है हर किसी के मन में जब भी आप आरजे को सुनते हो। तो ऐसा ही हुआ। तो अगर आप इंगेज करने का, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, इंगेज तभी आप कर पाओगे किसी भी आप अपने लिसनर्स को जब आप दिल से उनसे बात करोगे, जब आप दिल से अपना वो शो करोगे और आपको पता है कि वो टाइम पे आपको क्या बोलना है और कौन से गाने प्ले करने हैं। बिकॉज क्या होता है, अभी ड्राइव शोज पे क्या होता है, शाम को होती हैं ये शोज जहाँ पे लोग सब थक के दफ्तर से लौटते हैं घर, ड्राइव्स ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। तो आपको पता है कि ये पंप अप करने के लिए आपको किस हिसाब का पंपी और पेपी शोज होने चाहिए और गाने भी उस हिसाब से होने चाहिए। सो दिस एक्चुअली मेक्स वेरी मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द लिसनर, एंड द लिसनर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन आर्टिस्ट, दैट वो किस हिसाब से वो शो करते हैं और गाने प्ले करते हैं। सो दिस इज हाउ यू एंगेज योर लिसनर्स एंड योर ऑडियंस। तो सर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट राइटर ना हो और आपको आधे घंटे और 1 घंटे का प्लान करना है शो का, तो वो आप कैसे करते हो कि आपके पास राइटर ही नहीं बहुत है? सुपर क्वेश्चन पूछा, ये अक्सर मुझसे होता ही है। तो अभी क्या होता है, अभी सुबह स्टूडियो में चले जाओ, पता चलता है कि आज सिक लीव पे है मेरा स्क्रिप्ट राइटर, वो सिक लीव पे चले गया है और मुझे पता नहीं कि आगे के शोज में ये थीम क्या होने वाला अभी आने वाले शो पे। तो मैं मेरे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पूछ लेता हूँ कि क्या करना है, तो आप वो सीधा बोल देंगे कि देख लो आपका शो है, आपको जो करना है कर सकते हो आप उस हिसाब से। तो मैं बैठ जाता हूँ। अब मेन स्टैंजा इसमें क्या आती है, इसमें मेन दबाव क्या आता है, आपका जनरल नॉलेज, कि आप न्यूज़ में क्या देखते हो, क्या आपके सिटी लाइफ में चल रहा है, क्या स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं आपके आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, तो वही आप बयां कर सकते हो। और कुछ हॉट खबरें, कोई सेलिब्रिटी के बारे में, कोई नई मूवी आ रही है, समझो टेक एन एग्जांपल, और आप वो नई मूवी के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर इंफॉर्मेशन देते हो, तो इसी के साथ एक प्रॉपर 3 घंटे की आपकी स्क्रिप्ट निकल आती है। और स्क्रिप्ट तो निकल आती है, चलो ये कहना चाहूंगा कि जब आप स्क्रिप्ट निकालते हो, ठीक है, आप स्क्रिप्ट बनाते हो, तो गानों का क्या,
तो उस हिसाब से वो गाने भी आपको सेट करनी होती है, करेक्ट। तो वही थीम पे, जैसे समझो, टेक एन एग्जांपल, अगर मैं किसी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी एक्टर के बारे में कर, तो आई विल मेक श्योर कि वही एक्टर के हिसाब से वो गाना मैं प्ले करूँ। So this is how you know prepare your scripts, and this is how you get engaged with your listeners and listeners get engaged with you. So इसी के साथ आपको बहुत spontaneous होना चाहिए उसके लिए, और आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उस टाइम पे। तो मतलब कि एक आरजे को स्क्रिप्ट राइटिंग भी करना आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद उसको अपने ऑडियंस को एंगेज करना भी आना चाहिए। देखिए, एक आरजे को क्या होने की ज़रूरत है, उसको जनरल नॉलेज होने की बहुत होने की मेन थिंग है, जो चल रहा है सिटी लाइफ में उसको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ नए आने वाली मूवीज़ जो हैं, सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, इसी के साथ उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि पर्सनल लाइफ में अगर दोस्त कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो भी कुछ मुद्दा उठा के ऑन एयर बात कर सकते हैं, ताकि दूसरों को वो एज अ सोल्यूशन हेल्प कर सके। तो आरजे को एज अ रेडियो जॉकी तो होना ही है, कंसोल हैंडलिंग भी करना पड़ता है, इंगेज भी करना पड़ता है अपने लिसनर्स को। इसी के साथ एक सोल्यूशन का कंसल्टेंसी होते हैं ना, जो सोल्यूशन देते हैं, वो भी बनना पड़ता है कभी कभी। सो ये इन शॉर्ट ये पूरा एक ग्लोब है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है आपके हिसाब से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो सर आप स्टेज शो भी करते हैं, तो उसमें आप अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज कर पाते हैं? बिकॉज क्योंकि एक आरजे तो वो तो कैमरे के पीछे होता है, लेकिन जब आपको स्टेज पे कैमरे के सामने, वो भी पूरे पब्लिक के सामने आना रहता है, तो आप वो कैसे मैनेज कर पाते हो? देखिए, सिंपल है। अभी समझो, टेक एन एग्जांपल, आप 10,000 लोगों के सामने बैठे हो, ठीक है, और आपको होस्ट करना है, एंकर करना है शो। तो उस टाइम पे आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑन एयर बात करते हो तो आपकी एटीट्यूड डिफरेंट होती है। जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो और बात कर रहे हो तो आपकी उस टाइम पे एटीट्यूड अलग होनी चाहिए। सो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप होस्ट करते हो कोई भी शो, ठीक है, आपको आपके ऑडियंस को ऐसे पेपी वे रखना चाहिए, ऐसे हैपनिंग वे रखना चाहिए, सो दैट दे गेट कनेक्टेड विथ यू, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। और आप जब उनके साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उन्हें लगेगा ये तो मेरा अपना बंदा है यार। तो इसी के साथ जब आप शो होस्ट करते हो, एक थीम बना लेते हो आपके मन में, एक सोच लेते हो, अच्छा अगर मैं फैशन शो कर रहा हूं तो फैशन शो में हम इतने लेडीज एंड जेंटलमैन होते हैं जो रैम वॉक्स करते हैं, तो उन्हीं के साथ हम कैसे गेज करें, और हाथों हाथ हम अपने ऑडियंस के साथ भी कैसे गेज करें। तो वो एक ब्रिज बन जाता है जहां पे होस्ट अपने कंटेस्टेंट्स को भी बढ़ावा देता है, और कंटेस्टेंट्स भी अपने ऑडियंसेस को बढ़ावा देते हैं। तो इस हिसाब से ये शो चलता रहता है। तो सर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि एक आरजे कैसे बनते हैं, और आरजे के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आरजे के लिए स्पेशली मेन थिंग आपकी जो टोन होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्लियर होनी चाहिए टोन। इसी के साथ अगर आपको आरजे बनना है तो आपका जो वाणी जिसे कहते हैं, तो वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, और बहुत सरलता से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी आपको नेगेटिव कुछ भी आ जाए तो वो नेगेटिव जाके ऑन एयर बोल दो ना। ये आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से वो पॉजिटिव वे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे किस हिसाब से आप बोलते हो। और दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक आरजे के लिए कि वो जानकारी बहुत रखे, न्यूज़ पढ़े, न्यूज़ देखे, पेपर्स पढ़े कि क्या हाल ही में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज कभी कभार, जैसे कि मैंने कहा कि स्क्रिप्ट कभी मिलते हैं कभी नहीं होते हैं, तो आपको यही टाइम होता है कि आपको वही स्क्रिप्ट बनकर आपके शो पे काम आते हैं आपको। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी और कह रहा हूँ आपसे। तो सर जैसे कि इसमें कोई एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ता है, या फिर किसी ऑडिशन कैसा है? देखिए, अभी एग्जाम्स इन द सेंस एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता है कि आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा होना चाहिए, आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी, आपकी जो शब्द हैं कैसे एकदम शार्प तरीके से निकलनी चाहिए। अभी जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, आपको मैं भले ही इतनी फास्ट पेस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कितना क्लियर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, करेक्ट। तो ये सब सिखाया जाता है कि आपका टोन, आपका पिच, आपका रेट ऑफ स्पीच सब कैसा होना चाहिए। और इसी के साथ ये भी सिखाया जाता है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो जब आप भले ही ऑन एयर जा रहे हो, ठीक है, आप कितना प्रेजेंटेबल हो और किस हिसाब से आप अपने तरीके से अपने स्टाइल से शो को होस्ट करते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सिखाते हैं।
इसी के साथ कंसोल हैंडलिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमसे बातें ही नहीं, कंसोल भी हैंडलिंग करना पड़ता है। कभी आप देखोगे, सुनोगे, कभी स्पॉन्सरशिप्स के एड्स आ रहे हैं, कभी क्लैपिंग्स की आवाज़ें आ रही, कोई सीटी मार रहा है पीछे से, कोई हु ऐसे आवाज़ें कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, सब कंसोल पे सेट होता है। तो आपको पता है कि अगर आपने ये टोन बोली है तो आपको ये प्ले करना है। इसी को अगर समझो, टेक एन एग्जाम्पल, आपको ऐसे हिचकी आ रही है या ऐसे करना है, तो वहां पे एक म्यूट बटन है। तो आप क्या कर सकते हो, बात करते थे बीच में फटाक से म्यूट करके एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर वॉट एवर यू वांट टू से योर इन्फॉर्मेशन। सो ये मोस्टली तो हम नहीं करते जब बात करते हैं, ये हम कब करते हैं, जब पानी पीना, कॉफी पीना, जब गाने चलते हैं, तो तभी ऐसा है। सो दिस इज हाउ इट इज लाइक। तो सर एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे किसी ऑडियंस को आरजे बनना है तो उनके लिए बताइए कैसे आरजे में, एक आरजे का स्कोप कैसा है और आरजे का करियर कैसा है? देखिए, ऑनेस्टली आरजे का स्कोप, और जो आरजे अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है, ठीक है, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मुंबई में है, जैसे रेडियो अड्डा है, फिर लाइव वायर्स है जिसने, जहाँ से मैंने किया है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर काफ़ी आरजेस हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो यू कैन गेट कनेक्टेड एंड यू कैन गाइज आस्क कि कैसा स्टेजेस है। क्योंकि क्या होता है, मेन आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है जहाँ पे आपको इस लर्निंग के हिसाब से, लर्निंग के बारे में पूरा बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसी के साथ जब आप वो पार करते हो, आपको एक सर्टिफिकेशन होती है। सर्टिफिकेशन के बाद ऑडिशंस पे जाना होता है। जब ऑडिशंस पे जाते हो तो आपके हाथ में होता है कि आप किस हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट करते हो, आप खुद को वहाँ पे सेलेक्ट करवाते हो। तो सर एक ही बार ऑडिशन या फिर बार बार ऑडिशन भी देना पड़ता है? जैसे डिपेंड करता है अभी कैसा होता है तनु। टेक एन एग्जांपल, एक ऑडिशन पे गए आप, वहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हुए, तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है वापस दूसरे जो ऑडिशंस आएंगे दूसरे एफएम चैनल्स पे, वो वापस आपको भेजेंगे, आपका प्रोफाइल भेजेंगे। तो उसी के हिसाब से देन यू गेट सेलेक्टेड। आपको एक क्लिप भेजनी होती है रिकॉर्ड करके आपके शो के, या कुछ भी मतलब बात करके, तो वो सेलेक्ट होती है। फिर आपको बुलाया जाता है, फिर ऑडिशंस होती हैं। फिर आपको एक 3 राउंड्स होते हैं ऑनेस्टली। 3 फर्स्ट राउंड में तो आपको नॉर्मली पूछा जाएगा कि आपके बारे में बताओ, क्या है क्या नहीं है। दूसरा राउंड ये होता है कि एक मुद्दा दिया जाएगा, तो स्पॉन्टेनियसली आप किस हिसाब से बात करते हो उसके लिए। और लास्ट राउंड ऐसा होगा कि आपको कुछ भी टॉपिक दिया जाएगा, सब जो मुंबई के बारे में या मुंबई लोकल के बारे में, कि क्या बोलोगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो जज हैं वो क्या आपको देते हो, उस हिसाब से आपको 5 मिनट का वहाँ पे शो करना रहेगा, दैट टू विद द कंसोल हैंडलिंग के साथ। सो ऐसा होता है। थैंक यू सो मच सर हमसे ऑलवेज जुड़ने के वेलकम। लिए और हमारे ऑडियंस को इतना सब कुछ बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही नए चेहरे के साथ हम फिर आएंगे लाइव। तब तक के लिए देखते रहें फिल्म चिलाइव। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।